हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और मैं आपको जेआईबी के अंदर एएफएम पढ़ाता हूँ। आज इस लेक्चर के अंदर हम एएफएम के मॉड्यूल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एसेट का मीनिंग समझते हैं, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन का जो रिलेशन है वो एसेट के साथ ही है। एसेट क्या होती है? तो देखो, अगर हम एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कोई भी ऐसी चीज जिसको कंपनी ने ओन किया हुआ है और वो जो चीज है वो कंपनी को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, वो चीज कंपनी के लिए एसेट है। जैसे माने कि चलिए कंपनी ने एक मशीन खरीदी है, ठीक है। मशीन की जो लाइफ है वो 5 ईयर्स है। तो ये जो मशीन है ना वो अगले 5 सालों तक कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये जो मशीन है वो कंपनी के लिए एक एसेट होगी, ठीक है। अब जो एसेट होती है उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है करंट एसेट और एक होता है आपका नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसका बेनिफिट कंपनी को 1 साल के अंदर में ही मिल जाता है, यानी कि 1 साल के अंदर ही कंपनी उस एसेट को यूज कर लेती है, उसको कैश में कन्वर्ट कर लेती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डेटर्स। जब भी कोई कंपनी क्रेडिट सेल करती है तो वो सामने वाले बंदे को ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 महीने का टाइम पीरियड देती है और 3 से 4 महीने में वो जो है इस एसेट को कैश में कन्वर्ट कर लेती है। तो ये आपका करंट एसेट है। फिर आता है आपका नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिसका बेनिफिट कंपनी को 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। जैसे कि इस कंपनी ने इस मशीन को खरीदा है, मशीन की लाइफ 5 ईयर्स है, तो ये जो मशीन है वो कंपनी को 5 सालों तक इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, यानी कि कंपनी इस एसेट को 5 सालों तक यूज करेगी और पैसा कमाएगी। तो ये जो मशीन है वो कंपनी के लिए नॉन करंट एसेट होगी। नॉन करंट एसेट को भी आगे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मशीन जो है वो आपकी टेंजिबल एसेट है। एक होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी नॉन करंट एसेट्स होती हैं जो कि होती तो हैं पर वो आपको दिखती नहीं है, क्योंकि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे कि गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, वो इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन है ना वो टेंजिबल एसेट्स के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो आपको यहां पर समझ आया होगा कि मैंने एसेट्स का मीनिंग आपको क्यों समझाया, ताकि आप समझ पाओ डेप्रिसिएशन को अच्छे तरीके से। तो पहली चीज आप ये समझ चुके हो कि जो डेप्रिसिएशन है उसका रिलेशन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के साथ है। अब समझते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या। तो देखो, जब आप किसी टेंजिबल नॉन करंट एसेट को यूज करते हो, ठीक है, तो समय के साथ उस वैल्यू, जो एसेट की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान के चलिए कंपनी ने इस मशीन को खरीदा था 5 लाख रुपए का, ठीक है। पर जैसे जैसे कंपनी इस मशीन को यूज करती गई, मशीन पुरानी होती गई, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो कम होती गई। धीरे धीरे करके 5 साल के बाद मशीन की वैल्यू सिर्फ 1 लाख रुपए जो है वो रह गई, यानी कि इन 5 सालों के अंदर में मशीन की वैल्यू 4 लाख रुपए से कम हो गई। तो ये जो वैल्यू कम हुई है ना, रिड्यूस हुई है, इसी को हम यहां पर डेप्रिसिएशन जो है वो कहते हैं। यानी कि जब आप किसी टेंजिबल नॉन करंट एसेट को यूज करते हो या फिर समय के साथ अगर उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम डेप्रिसिएशन जो है वो कहते हैं, ठीक है। यहां पर डेफिनेशन भी देखिए, आपको और अच्छे तरीके से यहां पर क्लियर होगा। डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो अगर कोई टेंजिबल फिक्स एसेट को आप यूज करते हो, ठीक है, और समय के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। जैसे 5 लाख की एसेट थी, 5 सालों के बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 1 लाख रुपए की रह गई, तो 4 लाख की जो वैल्यू डिक्रीज हुई है, कम हुई है, ये आपका डेप्रिसिएशन कहलाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों होता है, एसेट की वैल्यू क्यों कम होती है, इसके पीछे के रीजंस क्या है। पहला और सबसे बड़ा रीजन है वियर एंड टियर। देखो, जब आप किसी एसेट को यूज करते हो तो वो जो एसेट है वो पुरानी होती जाती है, एसेट खराब भी होती है। जैसे अगर आप मशीन को यूज करते हो तो समय के साथ मशीन पुरानी हो जाएगी, आप उसको बार बार यूज करोगे तो मशीन घस जाएगी, ठीक है, बार बार खराब होगी, आप उसकी रिपेयर करवाओगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जैसे अगर आप एक कार खरीदते हो और कार को यूज करते हो तो धीरे धीरे करके वो कार जो है वो खटारा हो जाएगी,
पता है दुखता है दिल थोड़ा इससे, पर रियलिटी है ना कि कार तो आपकी पुरानी हो जाएगी ना। अगर आपने कोई कार खरीदी है 5 साल के बाद वो कार सेम थोड़ी रहेगी, कार जो है वो पुरानी हो जाएगी। तो वियर एंड टियर। फिर होता है पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, मान के चलिए आपने एक कार खरीदी और आपको ना आपकी कार बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो आप इस कार को खटारा नहीं करना चाहते थे, तो आपने इस कार को खरीदा और एक स्टोर रूम में जाकर स्टोर करके रख दिया। आपने सोचा 5 सालों तक मैं इसको रखूंगा तो ये कार वैसी की वैसी रहेगी। 5 साल के बाद जब आप स्टोर रूम में गए तो आपका जो दिल था वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। क्यों? क्योंकि पड़े पड़े जो कार थी उसके ऊपर जंग लग गया था। कार जो है वो बिल्कुल पुरानी हो चुकी थी, खटारा हो चुकी थी, उसके पुर्जे पुर्जे खराब हो चुके थे। यानी कि समय के साथ भी आपकी एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। अगर आप उसको यूज नहीं भी करते हो तब भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। फिर आता है ऑब्सोलेंस। कई बार क्या होता है कि आपने जो एसेट खरीदी है ना वो ऑब्सोलीट हो जाती है, उससे बेहतर कोई चीज मार्केट में आ जाती है। जैसे अगर आपने कोई यहाँ पर कार खरीदी, ठीक है, उस समय इस कार की ना बहुत डिमांड थी, लोग इस कार को बहुत पसंद करते थे। अगर कोई कार को लेकर जाता था ना तो रास्ते में लोग खड़े होकर देखते थे कि यार ये कार में बंदा जा कौन रहा है। जैसे आजकल रॉयल्स रॉयल कार के बारे में आपने सुना होगा, वो अगर गली से निकल जाए तो हम एक बार जरूर उसको देखते हैं कि यार ये बंदा जो चला रहा है ना वो कुछ तो उसने लाइफ में अचीव किया है। आपने ये सोचकर कार खरीदी, अगले ही पल कोई ऐसी कार आ गई जो कि इससे 100 गुना बेहतर थी और उतने ही दाम में थी, तो अब आपकी कार की वैल्यू कोई रही ही नहीं। आप कार को मार्केट में बेचने जा रहे हो तो कोई रद्दी के भाव भी इसको खरीद नहीं रहा है, तो ऑब्सोलीट होने की वजह से डेप्रिशिएट होती है ऐसे। फिर आता है एक्सीडेंट। ये तो दुर्भाग्यवश होता है कि एक्सीडेंट हो गया। जैसे मान के चलिए एक पर्सन है, उसने एक घर खरीदा, बहुत अच्छा घर था, वैल्यू उसकी थी 10 लाख रुपए, पर 1 महीने के बाद किसी रीजन की वजह से उसमें आग लग गई। आग लगने की वजह से पूरा घर जल गया। अब उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए जो है वो रह गई है। तो एक्सीडेंट की वजह से भी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भाई घर बनाओ, इंश्योरेंस करवा लो, उसका फायर इंश्योरेंस तो जरूर करवा लो। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया तो करा लीजिए। फिर आता है फॉल इन मार्केट प्राइस। कई बार मार्केट प्राइस भी कम हो जाता है। जैसे अगर आपने एक फोन खरीदा, आपको बहुत अच्छा फोन लगा, फोन जब खरीदा तो उसकी वैल्यू थी 15,000 रुपए। 1 महीने के बाद फोन का प्राइस कम होकर 7,000 रुपये रह गया। अब आप मार्केट में अपने फोन को बेचने जा रहे हो तो पर्सन जो है वो 7,000 में भी नहीं खरीद रहा है, क्योंकि 7,000 में तो नया मिल रहा है, तो आपको 5,000 में बेचना पड़ा, तो यहां पर भी वैल्यू कम हो गई है। तो मार्केट प्राइस कम होने की वजह से भी एसेट डेप्रिशिएट होती है। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जब आप किसी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो ना तो वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर है एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? तो देखो, एक एसेट को एक्वायर करने की जो टोटल कॉस्ट होती है उसको हम एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने एक मशीन खरीदी 50,000 रुपए की, उसके बाद मशीन को बिजनेस प्लेस तक ले आने के लिए 5,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, फिर उसको इंस्टॉल करवाने के लिए 5,000 रुपये वेजेस पे किए। तो इस मशीन को रेडी करने के लिए प्रोडक्शन के लिए कंपनी ने टोटल 60,000 रुपीज खर्च किया। तो ये जो 60,000 रुपीज है वो इस मशीन की एक्विजिशन कॉस्ट है, क्योंकि कंपनी को इस मशीन को एक्वायर करने के लिए 60,000 रुपीज जो है वो टोटल खर्च किए हैं। तो ध्यान रखना है, एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब टोटल अमाउंट स्पेंट टू एक्वायर अ फिक्स एसेट और मेक रेडी फॉर यूज, इंक्लूडिंग परचेज प्राइस और ऑल रिलेटेड एक्सपेंस जैसे कि इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड टैक्सेस। ओके, फिर आता है एस्टिमेटेड रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू। अब ये क्या होता है? तो देखो, हर एसेट की ना एक यूजफुल लाइफ होती है। जैसे अगर आपने एक मशीन खरीदा है तो इसकी एक यूजफुल लाइफ है कि मशीन 5 सालों तक अच्छे तरीके से काम करेगी। जैसे आप कोई कार भी खरीदते हो तो उसकी एक लाइफ होती है ना कि 15 साल या 12 साल, तभी तक कार जो है वो वैलिड है। अदरवाइज 12 साल पूरे हो गए तो कार एक्सपायर हो चुकी है, अब उस कार को आप सड़कों पे चला नहीं सकते। अगर आप चलाओगे तो चालान हो जाएगा, क्योंकि वो सड़कों पे चलाने के लिए फिट नहीं रह गई है, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो किसी एसेट की जब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है उसके बाद उसकी जो वैल्यू बचती है उसको हम स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। जैसे आपने मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, 5 सालों तक यूज किया, अब मशीन खराब हो चुकी है, पर मशीन क्योंकि लोहे की थी आपने सेल किया तो 50,000 रुपए मिल गए, तो ये आपकी यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको भी कंसीडर किया जाता है। फिर एस्टिमेटेड एंड यूजफुल लाइफ, तो ये मैंने अभी बताया कि हर एसेट की एक यूजफुल लाइफ होती है। जैसे मशीन की 5 साल है तो उसको हम एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कहते हैं। तो इन तीनों फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नीड फॉर डेप्रिसिएशन।
हम क्यों डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें, हम इतनी मेहनत क्यों करें? तो देखो, जब आप किसी एसेट को खरीदते हो, है ना, जैसे आपने एसेट को खरीदा, मशीन को खरीदा और उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, ठीक है, तो हम ना एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करते वक्त। उसका मानना है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, इसीलिए ना आपको ये जो एसेट की कॉस्ट है, मान लो 50,000 रुपये है, तो वो आपको जिस साल आपने खरीदा है उस साल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना है, बल्कि इसकी कॉस्ट को 5 सालों तक जो है एलोकेट करना है। मतलब कि 10,000 रुपये आपने पहले साल चार्ज कर लिया एक्सपेंस, 10,000 दूसरे साल, और टोटल 5 सालों के अंदर आपने जो 50,000 रुपये खर्च किए हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है वो चार्ज कर लिया। तो अब ये जो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन है, ये एक तरह का एक्सपेंस होता है, ठीक है। और अगर आप एक अच्छा ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो उसका सिंपल सा फंडा है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करो। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं किया तो जो एक्सपेंसेस आपने कैलकुलेट किए हैं वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड ही नहीं किया है। और इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं ताकि हम ट्रू एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट कर सके और उसको ट्रू यानी कि टोटल रेवेन्यू में से माइनस करके ट्रू प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर पाए। तो ट्रू प्रॉफिट को मेजर करने के लिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, ताकि एसेट के ऊपर जो हमने कॉस्ट इनकर की है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर पाए और पीरियड के कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर पाए। उसके बाद है एसेट वैल्यूएशन। हमारे एसेट की वैल्यू कितनी है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हमें यहां पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपने यहां पर एक मशीन खरीदी है, और उस मशीन की जो वैल्यू थी जब आपने खरीदा था तो 50,000 रुपये थी, ठीक है। अब आपने उसे 4 सालों तक यूज कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 सालों में उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ डिक्रीज हुई होगी, मशीन पुरानी हुई होगी। तो 4 साल के बाद मशीन की वैल्यू कितनी है इसको जानने के लिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, 4 सालों का डेप्रिसिएशन निकाल लेना है। मान के चलिए 4 सालों का डेप्रिसिएशन 40,000 रुपये, ठीक है। तो 40,000 रुपये आप माइनस करोगे और 4 साल के बाद आपकी मशीन की वैल्यू सिर्फ 10,000 रुपये जो है वो रह गई है। और ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना जरूरी है, एसेट की एक्चुअल वैल्यू कितनी रह गई है उसको कैलकुलेट करना जरूरी है, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए। उसके बाद है मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। अगर आपने कोई एक मशीन खरीदी है और उसकी लाइफ 5 साल है, तो 5 साल के बाद मशीन तो काम करना बंद कर देगी, पर अपना बिजनेस तो नहीं आप बंद करोगे ना, तो आपको उस मशीन की जगह दूसरी मशीन की जरूरत पड़ेगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है मशीन जैसे, उनको खरीदने में पैसा बहुत लगता है, ठीक है। तो आपको ना शुरू से ही पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे अगर आपको पता है कि 5 साल के बाद ये मशीन किसी काम की नहीं रहेगी, तो आप हर साल कुछ ना कुछ पैसा अपने पास सेव करके रख लोगे, जैसे 10-10 हज़ार करके सेव करके रख लोगे, ताकि 5 साल के बाद आपके पास 50,000 रुपये हो और आप एक नई मशीन खरीद लो। तो प्रोविजन क्रिएट करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए भी डेप्रिसिएशन काफी हेल्प करता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से आपको पता लगता है ना कि आपकी एसेट कब खत्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू कब खत्म हो जाएगी, ठीक है, और हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। फिर है एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एक्यूरेट होने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर जो एसेट और लायबिलिटीज है उसको आप एक्यूरेट तरीके से शो करो। अगर आप एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करोगे तो एसेट की ट्रू वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ट्रू वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो उसको ट्रू वैल्यू पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो जो एसेट की वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप रिकॉर्ड करोगे बिना डेप्रिसिएशन को चार्ज किए, वो गलत होगी, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, तो वो एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस करने के लिए भी आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट है या फिर जो अकाउंटिंग बॉडीज है वो कहती है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। जब हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो पास करनी पड़ती है। तो वो अकाउंटिंग एंट्रीज कौन कौन सी है, तो देखो हम ना 2 तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर सकते हैं। पहला तरीका बहुत ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें क्या होता है कि जो भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसको आप अपनी फिक्स एसेट में से माइनस करो, ठीक है, और जो वैल्यू बच जाए एसेट की उसके ऊपर उसको बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर दो। जैसे अगर आपकी मशीन की वैल्यू 50,000 रुपये, ठीक है,
और डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये आप जो है वो फिक्स एसेट की वैल्यू में से माइनस करो और जो 40,000 रुपये बचा है इसके ऊपर एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दो, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो ना तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो, ये जो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया, इसको हम एज अ एक्सपेंस जो है वो ट्रीट करते हैं और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है वो शो कर देते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज करते हैं। इसके लिए जो जर्नल एंट्री होती है बहुत ही सिंपल होती है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेप्रिसिएशन अमाउंट से डेबिट करो और जो एसेट अकाउंट है उसको यहाँ पर जो है वो क्रेडिट कर दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करना होता है और एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको हमें क्रेडिट करना होगा। दूसरा तरीका होता है एक प्रोविजन अकाउंट आप क्रिएट कर लो। इसमें क्या होता है कि आप डेप्रिसिएशन के लिए एक प्रोविजन अकाउंट जो है वो ओपन कर लेते हो, ठीक है, और जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो आप इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते जाते हो, ठीक है, और एसेट की वैल्यू वो अनचेंज रहती है। जैसे अगर 5 साल के लिए आपने एक मशीन खरीदी है, उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो आप पता क्या करोगे, 5 सालों तक मशीन की वैल्यू अगर 50,000 रुपये है तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर 50,000 ही रिकॉर्ड करोगे और हर साल जो डेप्रिसिएशन होगा वो प्रोविजन अकाउंट के अंदर आप रिकॉर्ड कर लोगे और जैसे ही मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी तो लास्ट में जाकर डायरेक्टली आप जो है एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन के अमाउंट से कम कर दो, यानी कि हर साल एसेट की बुक वैल्यू चेंज करने की बजाय 5 साल के बाद सीधा जो भी डेप्रिसिएशन बना है, जैसे 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन बना है 4 सालों का, तो 40,000 रुपये आप माइनस कर दोगे और अब आपके एसेट की वैल्यू जो है वो 10,000 रुपये जो है वो रह जाएगी। ठीक है, डिफरेंस क्या है, देखो इस मेथड के अंदर आपको हर साल अपने एसेट की बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता और एक नई वैल्यू जो बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती। जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो 50,000 में से 10,000 माइनस करो, बुक वैल्यू बची 40,000 रुपये, तो एसेट को 40,000 रुपये के ऊपर रिकॉर्ड करोगे। फिर सेकंड ईयर हुआ 10,000 और आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो अब बुक वैल्यू बचे 30,000 रुपये, तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर 30,000 के ऊपर जो है वो आप एसेट को रिकॉर्ड करोगे। पर ये चीज करने की जरूरत यहां पर नहीं होती है, यहां पर आप डेप्रिसिएशन हर साल प्रोविजन अकाउंट के अंदर चार्ज करते जाते हो और सीधा एंड में जाकर एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट को माइनस करते हो और इतने टाइम पीरियड के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एसेट की वैल्यू अनचेंज रहती है, यानी कि 4 सालों तक बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एसेट की वैल्यू 50 के 50,000 पे ही शो किया जाएगा, यानी कि बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो इसके लिए सिंपल आपका जो अकाउंटिंग एंट्री होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को आपको डेबिट करना होता है और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है उसको आपको यहाँ पर क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर सकते हो। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे मेथड्स की। तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, कंपनी अपने नीड के अकॉर्डिंग उन मेथड्स को जो है वो यूज करती है। तो सबसे पहला जो हमारा आज का मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड होता है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का जिसके अंदर हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ एसेट के ऊपर चार्ज किया जाता है। डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट क्या होता है, तो देखो जब हम किसी भी एसेट की एक्विजिशन कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू बचती है उसको हम डेप्रिशिएबल वैल्यू कहते हैं। जैसे अगर आपने एक मशीन खरीदी है और उसकी एक्विजिशन कॉस्ट 50,000 रुपये है और जो स्क्रैप वैल्यू है वो 10,000 रुपये, माइनस करो जो वैल्यू बची है 40,000 रुपये, ये आपकी यहाँ पर डेप्रिशिएबल वैल्यू है एसेट की। ठीक है, और ये वैल्यू एक्चुअली में टाइम के साथ जो है वो डेप्रिशिएट होने वाली है। जैसे जब आप एसेट को यूज करोगे ना तो जैसे ही एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो आपको 10,000 रुपये जो है वो मिल जाएंगे, यानी कि एक्चुअली में एसेट की वैल्यू जो डेप्रिशिएट होगी, रिड्यूस होगी, वो सिर्फ 40,000 रुपये। ठीक है, और इसीलिए हम इसको डेप्रिशिएबल वैल्यू जो है वो कहते हैं। एसएलएम मेथड के अंदर हर साल जो डेप्रिसिएशन होता है वो इस डेप्रिशिएबल वैल्यू के ऊपर ही चार्ज किया जाता है। जैसे अगर डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है, ठीक है, तो पहला साल यहाँ पर खत्म हुआ तो 40,000 आपकी डेप्रिशिएबल वैल्यू, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया जाएगा, तो ये आपका 4,000 हुआ। कितना होगा आपका 4,000। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सेकंड ईयर है ना, फिर से 40,000 रुपये के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया और 4,000 का आपका यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो बना। इसीलिए इस मेथड के अंदर हर साल जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो सेम होती है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, एसएलएम मेथड के अंदर आप हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो वो एसेट की डेप्रिशिएबल वैल्यू पे करते हो, इसीलिए हर साल डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है वो सेम होती है। ठीक है, जब आप इस मेथड का यूज करते हो ना तो जैसे ही एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है, एसेट की जो बुक वैल्यू है या तो वो 0 हो जाती है या फिर वो स्क्रैप वैल्यू के इक्वल हो जाती है। जैसे आपने अगर 50,000 की मशीन खरीदी है, ठीक है,
तो अगर इसकी स्क्रैप वैल्यू कोई भी नहीं है, तो अगर आप 10% से हर साल डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करोगे तो धीरे धीरे करके एसेट की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। पर अगर स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपये है तो एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद एसेट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 5 लाख रुपए 5,000 यानी कि स्क्रैप वैल्यू के इक्वल जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अब एसएलएम मेथड के अंदर हम सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए ताकि इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर सको। तो आई होप आपको एसएलएम मेथड अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखो एक एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी है, उसने एक मशीन परचेज किया 1 अप्रैल 2020 को 3 लाख रुपए में। ठीक है, मशीन की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 5 साल है और एस्टिमेटेड स्क्रैप या फिर रेजिडुअल वैल्यू जो है वो यहाँ पर 50,000 रुपए। कंपनी जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो कैलकुलेट करना है हर साल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो यहां पर देखो कॉस्ट ऑफ एसेट यानी कि एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है 3 लाख रुपए की। ठीक, उसके बाद जो स्क्रैप वैल्यू है वो है आपका यहां पर 50,000 रुपए का। उसके बाद जो यूजफुल लाइफ है वो आपके यहां पर 5 ईयर्स की है। ठीक है, तो 3 लाख में से अगर आप 50,000 माइनस करोगे तो ये आपका आ गया 2,50,000 रुपए। कितना आ गया आपका 2,50,000। ठीक है, अब इसको आपको 5 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। अगर आप 2,50,000 को 5 के साथ डिवाइड करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 50,000 रुपये। क्या आता है आपका यहाँ पर 50,000 रुपये। ये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन है, यानी कि हर साल आप जो है 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन जो है इस मशीन के ऊपर जो है वो चार्ज करोगे। अब एक चीज आपको पता है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएबल वैल्यू पे चार्ज किया जाता है, तो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो सेम रहती है। ठीक है, तो एक चीज आपको पता लग गई कि हर साल जो डेप्रिसिएशन होगी वो 50,000 होगा। अब हमें बुक वैल्यू जो है वो निकालना है। बुक वैल्यू क्या होती है, देखो हम किसी एसेट को जिस वैल्यू के ऊपर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम एसेट की बुक वैल्यू जो है वो कहते हैं। जैसे अगर आपने एक एसेट खरीदी है, मान के चलिए वो है आपकी यहाँ पर 3 लाख रुपए की। कितनी है आपकी यहाँ पर 3 लाख रुपए की। ठीक है, जब आपने एसेट को खरीदा था तो इसको आपने 3 लाख के ऊपर ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया, तो ये एसेट की बुक वैल्यू। उसके बाद जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ आपने 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करे। 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से एसेट की वैल्यू 50,000 से कम हो गई। तो एक साल के एंड में आपके एसेट की बुक वैल्यू कितनी बची 2,50,000 रुपये। उसके बाद सेकंड ईयर फिर से 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अब कितनी वैल्यू बची 2 लाख रुपए। ऐसे करते करते लास्ट में 50,000 रुपये जो स्क्रैप वैल्यू थी वो यहाँ पर बच गई। तो मैंने जब आपको मेथड समझाया था तो मैंने आपको समझाया था ना, या तो स्क्रैप वैल्यू के इक्वल हो जाती है एसेट की बुक वैल्यू या फिर जीरो की इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू थी इसीलिए वो स्क्रैप वैल्यू के इक्वल जो है वो हो गई है। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आई होप आपको एसएलएम मेथड अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले ये काफी ज्यादा सिंपल है। जैसे इस मेथड को ना आप भी आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डेप्रिसिएबल वैल्यू निकालनी है, फिर उसको एसेट की यूजफुल लाइफ के साथ डिवाइड कर देना है। 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया, उसको अगर 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 साल का डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है तो आप कंपैरिजन कर पाते हो, यानी कि इस साल जो आपने प्रॉफिट कमाया है नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट कमाया उसमें उसके बीच में आपस में कंपैरिजन कर पाते हो कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद आप ना बजटिंग भी कर सकते हो। अब क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले से ही पता है कि हर साल आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो, तो उसके हिसाब से आप अपनी बजटिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे कि मशीन का बजट क्या रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट क्या रहेगा, वो आप बना सकते हो। उसके बाद एसएलएम मेथड ना वाइडली एक्सेप्टेड है, यानी कि बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो अलाउ करते हैं कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एसएलएम मेथड का यूज कर लो। फिर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इस देखो हर चीज के ना कुछ अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहला जो डिसएडवांटेज है वो है इग्नोर एक्चुअल यूजेस। देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर हम एक मशीन की ही एग्जांपल ले, तो जब आप मशीन खरीदते हो, मान के चलिए इसकी वैल्यू 50,000 रुपये, तो इनिशियल ईयर के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो ज्यादा होता है, यानी कि एसेट की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होती है। ठीक है, और बाकी के जो ईयर्स होते हैं वहां पर वैल्यू कम डिक्रीज होती है। पर क्योंकि एसएलएम के अंदर हम हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम
इनिशियल ईयर के अंदर एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। देखो आप ही सोच के देखो, अगर एक एसेट की वैल्यू 50,000 रुपये, 10% डेप्रिसिएशन है, 10% अगर डेप्रिसिएशन है तो पहले साल कितना वैल्यू डिक्रीज हुआ? 5,000 रुपये। उसके बाद अगर मान के चलिए 4 साल के बाद जो बुक वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये, ठीक है। तो अब 10% आप चार्ज कीजिए, तो अब कितना डेप्रिसिएशन हुआ? 3,000 रुपये हुआ ना। तो शुरुआती टाइम में ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है और बाद के स्टेजेस के अंदर कम डेप्रिसिएशन होता है, पर एसएलएम इसको कंसीडर ही नहीं करता। वो कहता है हम तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। तो इससे ना हमें एक तो एसेट की एक्चुअल वैल्यू पता नहीं लग पाती है और डेप्रिसिएशन कितना है वो नहीं पता लग पाता है, और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो भी यहाँ पर ओवर स्टेटेड होता है, क्योंकि शुरुआती में हम डेप्रिसिएशन कम चार्ज करते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ना कई एसेट्स के लिए सुइटेबल भी नहीं है। जैसे अगर कोई मशीन और व्हीकल है जो कि अगर आप यूज करते हो तो इनिशियल ईयर के अंदर उसकी वैल्यू ज्यादा तेजी से डिक्रीज होती है एज कंपैरिजन टू लेटर ईयर्स, तो इसके लिए आप एसएलएम मेथड का यूज नहीं कर सकते। अगर आप कर भी लेते हो तो आप सही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे और ये प्रॉफिट को भी डिस्टॉर्ट कर देता है। इनिशियल ईयर के अंदर आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है, मतलब जितना प्रॉफिट आपने एक्चुअली कमाया है उससे ज्यादा प्रॉफिट शो होता है, और लेटर के ईयर में आपका प्रॉफिट कम शो हो रहा होता है, ठीक है। मतलब कि जितना आपने कमाया है, मतलब कम प्रॉफिट अगर आपने यहाँ पे जो है वो कमाया है तो आपका प्रॉफिट कम शो हो रहा होता है। जैसे अगर आपने 40,000 का प्रॉफिट कमाया है तो थोड़ा सा कम प्रॉफिट जो है वो शो होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जरूर से ज्यादा चार्ज किया जाता है, एक्चुअल डेप्रिसिएशन से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद ये एसेट की मार्केट वैल्यू को भी ज्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, खास करके इनिशियल ईयर के अंदर। उसके बाद जो सेकंड हमारा मेथड है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम WDV मेथड भी कहते हैं। ये एक ऐसा मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जिसके अंदर हम हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट की बुक वैल्यू के ऊपर चार्ज करते हैं। यानी कि हम हर साल देखते हैं कि एसेट की बुक वैल्यू कितनी है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। जैसे आपने एक मशीन खरीदी है 50,000 रुपये की, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। फर्स्ट ईयर एंड हुआ, कंपनी गई बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, उसने देखा एसेट की बुक वैल्यू 50,000 रुपये, तो इसका 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो वो आपका बना 5,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर हुआ, कंप्लीट हुआ, एंड हुआ, कंपनी गई, उसने बुक वैल्यू देखी तो वो सिर्फ थी 45,000। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया था, तो अब बुक वैल्यू बची 45,000। अब 10% और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो ये आ गया 4,500, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर फिर गए, बुक वैल्यू देखी और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो ये आपका WDV मेथड होता है। तो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करो कि WDV मेथड के अंदर हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो कम होता जाता है। इनिशियल ईयर में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और लेटर ईयर में कम डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। जैसे पहले साल 5,000 रुपये, दूसरे साल 4500, तीसरे साल और कम हो जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने 2 लाख की मशीन जो है वो परचेज की है, स्क्रैप वैल्यू जो है वो 30,000 की है और कंपनी जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज करती है और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 20% पर एनम है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि तीसरे साल कितना डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें पता है। तो आपकी जो बुक वैल्यू है वो है 2 लाख रुपए। ध्यान में रखना है कि अगर आप WDV मेथड का यूज करते हो तो वहां पर ना आपको स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब कि ये माइनस करने की जरूरत नहीं होती, आपको बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना होता है। तो 2 लाख का अगर आप 20% यहाँ पर कैलकुलेट करो, अगर आप 2 लाख का यहाँ पर 20% कैलकुलेट करो तो ये आ गया आपका 40,000, यानी कि पहले साल जो डेप्रिसिएशन हुआ 40,000 हुआ। फिर उसके बाद जो सेकेंड ईयर था, बुक वैल्यू आपकी कितनी बची? 2 लाख में से 40,000 माइनस करोगे तो 1,60,000 रुपये, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो इसका आपको 20% यहाँ पे जो है वो निकाल लेना है। तो 1,60,000 का अगर आप 20% निकालो, 1,60,000 का 20% निकालो तो ये आपका आता है 32,000 का। कितना आता है? 32,000 का। अब तीसरे साल की बात करते हैं, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। तो अब बुक वैल्यू कितनी बचेगी? तो देखो 1,60,000 आपकी बुक वैल्यू, तो इसमें से 32,000 रुपये और डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर लिया, तो ये हुआ 1,28,000। इसका 20% निकाल लो, तो 1,28,000 का 20% निकालो तो ये होता है 25,600। यानी कि तीसरे साल हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो है 25,600। अगर आपसे पूछ लेता कि 3 साल में टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया है, तब क्या करते? इसको टोटल कर देते। तो ये होता है 40,000 प्लस 32,000 प्लस 25,600
तो टोटल डेप्रिसिएशन होता है आपका 97,600। अब आपसे पूछ लिया होता 3 सालों के बाद एसेट की बुक वैल्यू कितनी है वो बताओ, तो वो कैसे निकालते? तो जो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है 2 लाख रुपए, इसमें से ये जो 97,600 है इसको माइनस कर दो। ऑब्वियस ही बात है ना कि बुक वैल्यू में से टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो आपकी बुक वैल्यू बच जाएगी, ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट में से। तो ये आपका 2 लाख माइनस 97,600, तो बुक वैल्यू आपकी जो होगी वो होगी 1,24,100, ये बुक वैल्यू होगी, ठीक है। ये WDV मेथड था। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि ये ना एक्चुअल यूसेज कैलकुलेट करता है, यानी कि एक्चुअली में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प जो है वो करता है। सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। नॉर्मली क्या है कि अगर आप किसी मशीन को खरीदते हो तो इनिशियल ईयर के अंदर ज़्यादा तेजी से वो डेप्रिशिएट होती है, ज़्यादा वैल्यू डिक्रीज होती है, तो WDV मेथड भी यही करता है। तो आप किसी भी एसेट की जो एक्चुअल डेप्रिशिएशन है उसको यहाँ पर कैलकुलेट कर पाते हो, जिससे फायदा क्या होता है, एक तो एसेट की जो रियल वैल्यू है, रियल वर्थ है, एक्चुअल वैल्यू है, उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर सही तरीके से रिकॉर्ड कर पाते हो। साथ ही साथ आपका जो प्रॉफिट होता है वो भी यहाँ पर जो है वो सही होता है। तो SLM मेथड के जितने डिसएडवांटेजेस थे उसको WDV मेथड दूर कर देता है। उसके बाद आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, क्योंकि देखो इनिशियल ईयर के अंदर आप ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो ज्यादा एक्सपेंस आप अपनी इनकम में से माइनस कर पाते हो, तो आपको कम टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, तो टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। और ये एसेट के डिक्लाइनिंग वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि एसेट की जो बुक वैल्यू होती है वो रियलिस्टिक होती है, यानी कि आप मान सकते हो कि ये जो बुक वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लिखी गई है ये यहां पर एक्चुअल एसेट की रियलिस्टिक वैल्यू है। उसके बाद जो फास्ट डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होती हैं जैसे कि मशीनरी, व्हीकल्स, जिनका इनिशियल ईयर में तेजी से डेप्रिशिएट होती है, उनके लिए ये मेथड काफी ज्यादा यूजफुल है। फिर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ WDV मेथड। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आपको हर साल पहले बुक वैल्यू निकालनी होती है, फिर आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हो, तो आम इंसान के लिए कैलकुलेशंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपैरिजन टू SLM मेथड। उसके बाद एसेट भी पूरी तरीके से डेप्रिशिएट नहीं हो पाती है, लास्ट में कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू तो बच ही जाती है। उसके बाद जो एनुअल एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन वो भी अनइक्वल होता है, जिसकी वजह से आप कंपैरिजन वगैरह जो है वो नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। देखो इस मेथड के अंदर ना हम किसी भी एसेट को जितना यूज करते हैं उतना ही उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने एक मशीन खरीदी है, उसकी वैल्यू कितनी है 50,000 रुपये, और आपने एक साल के अंदर मशीन को 50% जो है वो यूज कर लिया है, तो यहां पर आप 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, यानी कि मशीन के ऊपर 30,000 डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करोगे। यानी कि आप किसी एसेट को जितना यूज कर रहे हो उस यूसेज के हिसाब से ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। अगर आप एसेट को ज्यादा यूज कर रहे हो तो ज्यादा डेप्रिसिएशन, एसेट को कम यूज कर रहे हो तो कम डेप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर XYZ कंपनी ने एक मशीन खरीदी है और उसकी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ये है कि वो 50,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। अब ये जो 50,000 यूनिट्स है, जैसे अगर मशीन की वैल्यू 50,000 रुपये, ठीक है, तो अगर आपने पहले साल इसका 20%, 50,000 का 20% अगर हम निकालें तो ये होता है 10,000। अगर आपने 10,000 यूनिट्स यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस कर लिए हैं, तो आपने 20% मशीन को यूज कर लिया है, तो आप 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। यानी कि अगर मशीन की वैल्यू 50,000 है तो आप 50,000 का 20% 10,000 डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर दोगे। और ये मेथड तब सूटेबल होता है अगर कोई एसेट जो है वो यूसेज से ज्यादा डेप्रिशिएट होती है एज कंपैरिजन टू पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि आप एसेट को अगर रखते हो ना तब भी उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज नहीं होती है, पर अगर आप उसको यूज करते हो तभी उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, यानी कि डेप्रिशिएट होती है। तो यहां पर हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, आवर्स वर्क्स और किलोमीटर रन, उसके प्रोपोर्शन में ही डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, वो है डेप्रिसिएशन फॉर अ पीरियड इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन और यूसेज ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन और यूसेज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट एंड टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट। तो देखो आपने जो टोटल एक्सपेक्ट किया है टोटल प्रोडक्शन वो नीचे आएगा और जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया है वो ऊपर आएगा, और यहां पर आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट होगी, यानी कि एक्चुअली में एसेट की जो वैल्यू डेप्रिशिएट होगी ना, जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है वो यहां पर जो है वो आ जाएगी। तो यहां पर क्वेश्चन देखो, कंपनी ने एक मशीन परचेज की है 2 लाख रुपए की, स्क्रैप वैल्यू है 20,000 की,
और एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये टोटल 1,80,000 यूनिट जो है वो लाइफ टाइम के अंदर प्रोड्यूस करेगी। अभी तक उसने 30,000 यूनिट जो है वो पहले साल में प्रोड्यूस कर दी है। तो अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो एक्चुअल प्रोडक्शन की गई है 30,000 वो लिखना है, जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है वो लिखना है 1,80,000 इंटू डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी है। तो देखो ये है आपकी 2 लाख, एक्विजिशन कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू 20,000, तो 1,80,000 रुपए की आपकी डेप्रिशिएबल वैल्यू है। ठीक है, तो 1,80,000 रुपये यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 30,000 को डिवाइड करना है 1,80,000 से। ठीक है, तो वो आता है आपका 0.16। क्या आता है? 0.16। अब देखो यहाँ पर आपको ना रट्टा नहीं लगाना है। अगर मैं इसको ना 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आता है 16.66%, यानी कि आपने एसेट को ना 16.66% जो है वो यूटिलाइज कर लिया है। तो आपको डेप्रिसिएशन भी 16.66% ही निकालना है। ठीक है, या तो आप 0.16 को सीधा 1,80,000 के साथ डिवाइड कर दो, या फिर आप 1,80,000 का 16.66% निकाल लो, वैल्यू सेम ही आएगी। तो मैं एक काम करता हूं, 0.16 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 1,80,000 के साथ, तो ये आपका 28,800 जो है वो आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका यहां पर? 28,800 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 16 अगर हम 16.66 से मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा सा यहाँ पर डेसिमल की वजह से जो है वो डिफरेंस आया है। ठीक है, ये जो 28,800 है, अगर हम यहाँ पर पूरे डेसिमल लिखें, जैसे मैं अगर यहाँ पर 30,000 को डिवाइड कर दूं 1,80,000 के साथ, तो ये आपका आता है 0.1666। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ 1,80,000 के साथ, तब मेरी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 29,999 आएगी, यानी कि आपका 30,000 जो है वो आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आता भी है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो डेसिमल की वजह से हो सकता है। तो सबसे नजदीक की वैल्यू को बिंदास होकर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में समझाने वाला कुछ नहीं है, करके दिखाने वाला है। अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से ही समझते हैं। ठीक है, बाद में अगर आपको देखना हो तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, पर अगर आप करके समझोगे तो ज्यादा समझ आएगा ये मेथड। तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में होता क्या है, तो सबसे पहले देखो, आप क्वेश्चन देखो, एबीसी लिमिटेड एक मशीन परचेज किया 5 लाख रुपए की, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो 5 साल है, सेल्वेज वैल्यू जो है वो 50,000 रुपीज है, और कंपनी जो है वो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड को यूज करिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है जो भी आपकी यूजफुल लाइफ के डिजिट्स हैं, जैसे यूजफुल लाइफ कितना है, यहाँ पर 5 है ना, तो वो लिख लेना 5 4 3 2 1। फिर इसको ना आपको ऐड कर देना है, तो ये आपका 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो ये आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको डेप्रिशिएबल वैल्यू निकाल लेनी है। डेप्रिशिएबल वैल्यू कैसे निकलती है? ओरिजिनल कॉस्ट में से सेल्वेज वैल्यू को माइनस करके। तो ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख रुपए और सेल्वेज वैल्यू है 50,000 रुपए, तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूं 4,50,000 रुपए। ठीक, डन। अब क्या करना है, तो देखो आपको क्या करना है, यहां पर गिनती लिख लेनी है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल। ठीक है, वैसे तो हमें 3 साल तक का ही डेप्रिसिएशन निकालना है, पर हम 5वें साल का निकाल लेंगे, ऐसा क्या है। तो यहां पर आपका सबसे पहले डेप्रिशिएबल वैल्यू लिख लो, सभी के आगे लिख लो, 4,50,000 रुपए, 4,50,000 रुपए, 4,50,000 रुपए, 4,50,000 रुपए। ठीक है, 4,50,000 रुपए। ठीक है, अब क्या करना है, अब मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है ना, एक फ्रैक्शन लेना है। फ्रैक्शन कैसे लेना है, तो देखो सबके नीचे तो 15-15 आएगा और यहां पर आएगा आपका 5। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये इस मेथड के अंदर इनिशियल ईयर के अंदर हम ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसीलिए आपको उल्टी गिनती जो है वो स्टार्ट करनी है। तो 5 डिवाइडेड बाय 15, फिर आपका 4 डिवाइडेड बाय 15, 3 डिवाइडेड बाय 15, 2 डिवाइडेड बाय 15 और लास्ट में 1 डिवाइडेड बाय 15, ऐसे आपको जो है वो कर देना है। तो आपको 3 सालों का ही कैलकुलेट करना है, तो 3 सालों का ही हम लिखेंगे
ताकि क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो ना हो जाए। ठीक है, तो अगर हम ये तो समझाने के लिए था, अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आया आपका सबसे पहले 5 डिवाइडेड बाई 15, 5 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4,50,000 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ और डिवाइड करना है 15 के साथ। तो ये जो डेप्रिसिएशन आएगा पहले साल का वो 1,50,000 पे आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे साल में क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाई 15 कर देना है। ठीक है, दूसरे साल का, तो ये 4,50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ जाएगा 1,20,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 1,20,000। अब तीसरे साल तो थोड़ा सा हम नीचे करके लिख देते हैं ना, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। ये तीसरा साल हो गया, 4,50,000 रुपये इंटू 3 डिवाइडेड बाई 15, तो 4,50,000 रुपये इंटू 3 डिवाइडेड बाई 15, तो 90,000 आ गया, 90,000 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसका टोटल ले लो, 1,50,000 रुपये प्लस 1,20,000 रुपये प्लस 90,000, ये हो गया 3,60,000 रुपये। ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन हुआ। क्या हुआ, टोटल डेप्रिसिएशन हुआ। अब तीसरे साल के बाद हमें बुक वैल्यू निकालनी थी एसेट की। तो बुक वैल्यू कैसे निकलती है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की, उसमें से सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दो। सॉरी, स्क्रैप वैल्यू नहीं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, जितना भी डेप्रिसिएशन है। तो अगर ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो आपकी 5 लाख रुपए की है, ओरिजिनल कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डेप्रिसिएबल वैल्यू की नहीं बात कर रहा, 5 लाख, उसमें से आपको 3,60,000 रुपये माइनस करना है। 3,60,000, अगर आप 5 लाख में से 3,60,000 रुपये माइनस करते हो तो 1,40,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 1,40,000 है। अब थोड़ा अगर पीछे जाएं तो वही सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझाई है अभी सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के अंदर। तो ये एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है। इसके अंदर हम इनिशियल ईयर के अंदर एसेट के ऊपर ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और लेटर ईयर के अंदर कम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको जो लाइफ ऑफ एसेट है, जैसे 5 साल है, उसके डिजिट्स को ऐड करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको फ्रैक्शन लेना होता है, जैसे आपको 5 से स्टार्ट करनी है गिनती, तो जो डेप्रिसिएबल वैल्यू है उसको आप 5 डिवाइडेड बाई 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 डिवाइडेड बाई 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये लास्ट मेथड है। अब ये डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है ना, इसके अंदर आपको 2 मेथड्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। कौन से 2 मेथड, एसएलएम और आपका डब्ल्यूडीवी, 2 मेथड। ठीक है, कैसे, सबसे पहले हम एसएलएम मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन का रेट निकालेंगे। एसएलएम मेथड के अंदर हम डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकालते हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका बहुत इजी है, 100 को लाइफ ऑफ एसेट के साथ डिवाइड कर दो। जैसे अगर किसी एसेट की लाइफ 5 साल है तो 100 को 5 साल के साथ डिवाइड करो, 20 आएगा, 20% आपका डेप्रिसिएशन का रेट रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो रेट आपने एसएलएम मेथड के अंदर निकाला है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 40% आ गया। तो ये आपका एक्चुअली डेप्रिसिएशन का रेट है जो कि आप इस मेथड के अंदर चार्ज करने वाले हो। अब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे डब्ल्यूडीवी मेथड का यूज करके। डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर जैसे हर साल बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, ऐसे ही इस मेथड के अंदर हम इस रेट से हर साल जो है वो बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। तो आपको दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। आप डब्ल्यूडीवी मेथड का भी यूज कर रहे हो और एसएलएम मेथड का भी यूज जो है वो कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है जिसके अंदर हम स्ट्रेट लाइन मेथड का जो रेट है उससे 2 गुना रेट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं एसेट के ऊपर डब्ल्यूडीवी मेथड का यूज करके। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सवाईजेड लिमिटेड एक मशीन परचेज किया 1 लाख रुपए की, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है और जो सैल्वेज वैल्यू है वो 10,000 रुपए है। कंपनी जो है वो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज करती है। अब यहाँ पर आपको तीसरे साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वो कैलकुलेट करना है डीबीडीबी मेथड का यूज करके। सबसे पहले आपको एसएलएम मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन का रेट निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट है वो 5 ईयर्स है, तो 100 को 5 के साथ डिवाइड कर दो तो ये आपका 20% आ जाएगा। ठीक है, अब ये लॉजिक कहाँ से आया, 100 डिवाइडेड बाई 5। देखो हर एसेट की वैल्यू शुरुआत में 100% के इक्वल होती है। अगर 5 साल में जाकर एसेट की वैल्यू 0 होगी तो हर साल 20% से एसेट जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर 4 साल के बाद एसेट की वैल्यू 0 होगी तो हर साल 25% से एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यही यहाँ पर लॉजिक मैंने लगाया है। ठीक है, तो आपका जो एसएलएम रेट आया है, जो आपका एसएलएम रेट आया है वो 20% आया है। ठीक है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 40% रेट आया, आपको डेप्रिसिएशन 40% के हिसाब से चार्ज करना है।
अब आपको डेप्रिसिएशन हर साल बुक वैल्यू के ऊपर चार्ज करना है, तो फर्स्ट ईयर आपका एंड हुआ तो बुक वैल्यू आपकी कितनी है, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 का 40% निकालो तो ये सीधा सीधा 40,000 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो आपकी बुक वैल्यू बचेगी वो 60,000 रुपये बचेगी। 60,000 का 40% जो है वो निकालना है। 60,000 का 40% आपको निकालना है, तो वो आपका 24,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 24,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपकी जो बुक वैल्यू बची तो 60,000 में से 24,000 को माइनस कर दो तो ये आपका 36,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36,000 जो है वो आ जाएगा 40%। तो अब आपको 36,000 का 40% निकालना है, तो वो आपने निकाल लिया है 14,400। ये जो 14,400 है ये आपका तीसरे साल का डेप्रिसिएशन है, 14,400। टोटल निकालना हो तो 40,000 प्लस 24,000 प्लस 14,400, तो ये आपका 78,400 है। बुक वैल्यू निकालनी हो तो 1,00,000 में से ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है 78,400 का वो माइनस कर दो। तो अगर आप 1,00,000 में से 78,400 माइनस करते हो तो ये आपका 21,600 जो है वो आ जाएगा। ये आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी बुक वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है आपको? यहाँ पर हमने सारे मेथड डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई भी क्लियर हो तो आप पूछ सकते हो। जल्दी से बताइए कि आपको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ अ फिक्स एसेट और क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। देखो, जब हमें किसी फिक्स एसेट की रिप्लेसमेंट करनी होती है तो हमें ना उस एसेट को रिप्लेस करने के लिए पहले से ही पैसा इकट्ठा करना जरूरी होता है। जैसे अगर आपको पता है कि 5 सालों के बाद आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है एक एसेट को खरीदने के लिए, तो आप हर साल कुछ पैसा अपने पास सेव करके रखोगे ताकि 5 सालों के बाद आपके पास 5 लाख रुपए हो और आप एसेट को बिना किसी दिक्कत के खरीद पाओ। तो नॉर्मली किसी फिक्स एसेट को रिप्लेस करने के लिए हम सिंकिंग फंड का यूज करते हैं। सिंकिंग फंड एक गुल्लक के जैसे होता है। जैसे एक गुल्लक होता है ना, बचपन में हम गुल्लक का यूज करते थे। अब क्या करोगे, आप हर साल जो भी पैसा कमाओगे उसमें से कुछ पैसा इस गुल्लक में डालते रहोगे, ठीक है, ताकि 5 सालों के बाद आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि आप एसेट को खरीद पाओ, यानी कि रिप्लेस कर पाओ। तो ये जो फंड है इसके अंदर आप पैसा डिपॉजिट करवाई जा रहे हो, ये आपका सिंकिंग फंड है। अब सिंकिंग फंड के अंदर जो पैसा होता है उसको भी हम फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उससे भी जो इंटरेस्ट आए वो भी हम सिंकिंग फंड में ऐड कर सके और जो पैसा हो वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो पाए। प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपको एसेट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट एस्टिमेट करनी होती है। जैसे अगर आप एक 5 लाख की मशीन को रिप्लेस करना चाहते हो तो उस एसेट की 5 साल के बाद कितनी वैल्यू होगी, मान के चले 7 लाख रुपए, वो एस्टिमेट करो। फिर आप यहां पर डिटरमाइन करो कि एसेट की लाइफ कितनी होगी। 5 साल है तो 5 साल डिटरमाइन कर लिया। अब आपको एनुअली बेसिस पे फंड्स के अंदर हर साल कुछ पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाना है ताकि, और इन्वेस्ट भी करना है ताकि टोटल अमाउंट 7 लाख रुपए आपको 5 साल के बाद आपके पास इकट्ठा हो जाए, ठीक है, और उसकी हेल्प से आप रिप्लेस कर पाओ। नेक्स्ट आता है अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। देखो, जो आपकी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती हैं उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। अब जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, पर इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी तो समय के साथ डिक्रीज होती है ना। जैसे अगर किसी कंपनी की गुडविल मार्केट के अंदर बहुत अच्छी है तो क्या उसकी गुडविल हमेशा ऐसी रहेगी? बिल्कुल नहीं। समय के साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे उसकी गुडविल मार्केट के अंदर खराब हो जाएगी, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, है ना। तो इनटेंजिबल एसेट की जब वैल्यू डिक्रीज होती है ना तो उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। जैसे अगर आपने एक इनटेंजिबल एसेट बनाई, आपने एक रिसर्च की, उसके ऊपर 5 लाख रुपए खर्च किया। अब इस रिसर्च की जो कॉस्ट है उसको 5 सालों तक आपको अमोर्टाइज जो है वो करना होगा। यानी कि एक साल 1 लाख रुपए अमोर्टाइज कर दिया, दूसरे साल 1 लाख रुपए और तीसरे साल 1 लाख रुपए, ऐसे करते करते 5 साल आपने 5 लाख रुपए जो है वो अमोर्टाइज कर दिया। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपने एज अ एक्सपेंस जो है इनको शो कर दिया ताकि आप इस एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ तक एलोकेट जो है वो कर पाओ। तो ये जो इनटेंजिबल एसेट की ग्रेजुअल रिडक्शन हो रही है ना, इसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। यानी कि हर साल इंटेंजिबल एसेट की जो 1 लाख रुपए से वैल्यू कम हो रही है और जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एक्सपेंस शो कर रहे हो, उसी को हम यहाँ पर अमोर्टाइजेशन जो है वो कहते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि देखो, जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं ना तो जो लैंड होती है ये एक आपकी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है, पर इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। क्योंकि देखो, अगर आपके पास कोई जमीन है ना तो समय के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी।
आप ही सोच के देखिए कि अगर आपके पास एक ज़मीन है तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कम नहीं होगी बल्कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लैंड की वैल्यू क्योंकि एप्रिशिएट होती है इसीलिए हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं करते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक जो है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन, उसके कॉजेस, उसके फैक्टर्स, उसके मेथड, सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो जब आप टेंजिबल फिक्स एसेट को यूज करते हो, समय के साथ उसकी जो वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन जो है वो कहते हैं। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के आपके कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें से एसएलएम, डब्ल्यूडीवी और यूनिट प्रोडक्शन और आपका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड और डबल डिक्लाइनिंग मेथड, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनका यूज जो है वो हम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और क्लियर हो गए तो फिर मैसेज करके जरूर जो है वो बता दीजिए। ठीक है, और सेशन की रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको फीडबैक प्रोवाइड करना हो तो आप यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, हम आपका वेलकम करते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल वगैरह में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को यूट्यूब नहीं है ये, सॉरी, तो सेशन अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट जो है वो टेलीग्राम चैनल में या हमारे यूट्यूब चैनल में पास कर देना, यानी कि हमें एक फीडबैक जरूर प्रोवाइड कर देना। मुझे पर्सनली जानने की बहुत इच्छा होती है कि जो मैंने पढ़ाया है वो सामने वाले पर्सन को समझ आया है कि नहीं आया, क्योंकि देखो हम फिजिकल नहीं है, फिजिकली मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन है। ठीक है, तो ऑनलाइन में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप फीडबैक प्रोवाइड करोगे ना, तो उससे ज़्यादा यहाँ पर हम अच्छे तरीके से, मतलब मुझे भी समझ आ पाएगा कि आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।